हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मैं ये बता दूं कि मैं इस टाइप के वीडियो में नहीं बनाता हूं, यानी कि राजनीति जो है मेरा विषय नहीं है। मैं एक साधारण सा एक नागरिक हूं और जो मेरी बैकग्राउंड रही, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, यानी कि राजनीति में कभी इंटरेस्ट वो मुझे नहीं रहा। यदि आप सही समझ से, सही सोच से और बड़ी सोच से अपने प्रतिनिधि का चुनाव आप करते हैं तो आपकी ये व्यक्तिगत समस्या हल हो ना हो, लेकिन हाँ, एक बड़े क्षेत्र की, एक बड़ी जो जनसंख्या की समस्याओं का निराकरण जरूर होता है। यानी कि आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारा एक जो विधायक होता है वो जो है लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है और हमारा जो सांसद होता है वो कई लाख, यानी पूरी एक जो लोकसभा सीट है उसमें कई ये लाखों में जो है वोटर्स होते हैं और उन सबका प्रतिनिधि वो होता है। हमारे जो विधायक होते हैं वो हमारी असेंबली में जाके बैठते हैं और वहाँ हमारी जो समस्याओं को रखते हैं और उनका जो समाधान भी कराते हैं। सेम यही चीज़ है, हमारे जो सांसद हैं वो देश की हमारी जो सबसे बड़ी पंचायत है, यानी कि संसद में हमारे क्षेत्र की समस्याएं और हमारे मेन हमारा जो मुद्दा होना चाहिए हमारे देश की समस्याओं को हल करने में हमारे देश के एक एक व्यक्ति की जो भागीदारी होनी चाहिए, वो हमारा वो प्रतिनिधि जो हमने वहां भेजा हुआ है वो हमारे ही रूप में वहां रहे और वो देश के लिए हमारी तरफ से हमारी भावनाओं को उस फैसले में शामिल करे। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि हमारे देश में जो नेता है, यानी हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी बहुत अमीर होते हैं। यानी कई बार इस तरह की चीजें आती हैं दिमाग में कि देश गरीब है, यहाँ का वोटर गरीब है, यहाँ की जनता गरीब है, लेकिन जो नेता होते हैं वो अमीर होते हैं। इसके लिए कुछ हद तक हम ही दोषी हैं। एक साधारण सा उदाहरण आप ले लीजिए कि गांव का जब चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें कहीं कहीं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यानी कि 20-30 लाख और करोड़ों तक भी खर्च हो जाते हैं। क्या एक गरीब के पास में 1 करोड़ रुपया होगा? यानी गांव की प्रधानी या सरपंच का चुनाव जो लड़ने के लिए भी एक करोड़पति की जरूरत है, तो विधायक या सांसद का चुनाव एक गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में नेता बनने के लिए अमीरी बहुत जरूरी है, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत एक हमारा जो कैंडिडेट होता है वही जो है बड़े बड़े इलेक्शंस में यानी प्रतिनिधित्व वही करता है। ये ऐसी हमारी सोच है, क्योंकि आजकल के चुनाव के जो खर्च हैं वो एक गरीब आदमी की लिमिट से बाहर है। इतने सालों से चुनाव में वोटिंग हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। कोई भी प्रतिनिधि का चुनाव हम करते समय हमारी जो मेंटालिटी होती है वो क्या होती है आपका मुझे नहीं पता, आप अपनी वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं क्या सोच के, यानी कि जब मैं वोटिंग के लिए जाता हूं तो क्या सोचता हूं। हमेशा से कुछ ना कुछ बातें जो है मेरे दिमाग में चलती रहती है कि हम कौन से ये प्रतिनिधि या कौन सी पार्टी को हम वोट करें और क्यों करें। उसके लिए कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारा देश अखंड भारत हमेशा विखंडित रहा, कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर। आप लोगों को उदाहरण के साथ में समझाऊंगा मैं कि किस तरह से आदमी को सोचना चाहिए, किस तरह से एक वोटर के पास ये 5 साल में केवल एक ये अवसर आता है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने वो देश के लिए एक इस तरह का प्रतिनिधि का चुनाव वो करे कि ये देश, हमारा क्षेत्र, हमारा एक राज्य आगे बढ़े।
आप इस चीज को मान सकते हैं कि धर्म के नाम पर हम कभी भी एकजुट नहीं रहे, यानी कहीं ना कहीं ये धर्म की जो दीवारें हैं हमारे देश में रही, और अब ये विशेष रूप से हमारे यहाँ जो है जातियों की दीवारें, अगर मैं कहूँ कि हम कभी भी अखंड रहे ही नहीं। जितने भी जो विकसित देश हैं, आप उनकी व्यवस्था देखिए, वहाँ ना जाति है ना धर्म है, और होने के लिए सब कुछ है, लेकिन सभी के लिए एक चीज जो कॉमन है, और वो है अपना देश। यानी उनकी जो जाति कुछ है, उनका जो धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश सबसे ऊपर होता है। यानी उनके लिए हर फैसला जो देश के हित में होता है। इसीलिए वे आज जो है विकसित राष्ट्र यानी कि बन पाए हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या ट्रेंड है एक आम नागरिक का, या आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि सबसे पहले मैं, उसके बाद यानी कि मेरा जब पेट भर जाता है तो उसके बाद मैं मेरा घर यानी घर के बाकी के और सदस्य, उसके बाद थोड़ा सा बाहर हम निकलेंगे तो मेरा जो है कुटुंब यानी कि कुंबा, उससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मेरी जाति, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। और जब हम सोच लेते हैं कि जाति के लीडर हम बन गए, तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे जो उस समय तक के जो पाप होंगे, क्योंकि जब बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो गलत होगा, तो उन पापों को पुण्य में बदलने के लिए थोड़ा बहुत हम दान भी करते हैं, यानी कि धर्म की ओर भी लेते हैं। तो थोड़ा सा जाति के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धर्म की बात करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं और मेरा घर यानी मेरी जाति और मेरा धर्म, इन सब चीजों में देश तो कहीं है ही नहीं। यानी हमारी जो सोच है वो देश तक नहीं जाती है। यानी हम ये सोचें कि मैं अगर एक शब्द भी बोलूं, मैं अगर कुछ भी करूं, तो इससे जो है मेरे देश पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि ये मेरे देश के लिए उपयोगी है, यूजफुल है या नहीं है। इस तरह की सोच हमारी नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं कि ये बीमारी अभी से पैदा हुई है? नहीं, ये बीमारी अब तो बहुत ओल्ड है, पुरानी बीमारी है। हम देश के बारे में कभी सोच ही नहीं पाए। सैकड़ों सालों तक हम गुलाम रहे। ये धर्म की जंजीरों में, जातियों की दीवारों में हम इस तरह से बटे रहे कि ये देश सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा। शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी जो गुलामी का यही कारण था कि हम कभी अखंड हो ही नहीं पाए, और आज भी वही स्थिति है। यानी कि सबूत आपके सामने है। देश में पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, अखंड भारत का हिस्सा अफगानिस्तान भी था। यानी कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री को इतना ज़्यादा जो है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आप लोगों के सामने ही बने हैं। और वो धर्म के आधार पर जब हम एकजुट नहीं हो पाए, अखंड नहीं हो पाए, तो ही बने हैं। हम ऐसे ही जातियों में बटे रहेंगे। तो कल्पना कीजिए कि आने वाला हमारा जो भविष्य है वो कैसा होगा। अब देखिए, ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, और भी बड़े बड़े देश हैं जो कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि महाशक्तियां हैं, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, यदि आप उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश आप करेंगे तो आपको यही मालूम होगा कि उनकी इतनी बड़ी जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, यानी इतना अच्छी अर्थव्यवस्था है, उसके मूल में क्या है। यानी कि वहाँ जो जड़, जो रूट कहाँ से निकलती है उसकी। तो आप जब उसके ये बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे कि ये विकसित देश जैसे कि ब्रिटेन है, जापान यानी कि कनाडा,
ये सब इतने खुशहाल क्यों हैं? तो उनमें सबसे एक खास बात आप लोगों को पता लगेगी कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें केवल दो ही पार्टियां हैं। अब जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि वहाँ पे एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। एक पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है तो दूसरी पार्टी जो है एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में, एक जो विपक्ष के रूप में हमेशा से खड़ी रहती है। यानी केवल दो पार्टियां हैं, ज़्यादा वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी कि अच्छी सरकार को चलाने के लिए एक बहुत अच्छा सा एक मजबूत जो विपक्ष भी होना चाहिए, और देश को चलाने के लिए ये जो दो पार्टी सिस्टम है यही होना चाहिए। ये मैं अपने आप से अपने जो दिमाग से मैं नहीं बता रहा, उदाहरण है। इतने ये जो विकसित देश हैं जो मैंने बताए अभी, या आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं उनमें राजनीतिक पार्टियां बहुत कम है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है इनमें जब इस तरह से मजबूत जो विपक्ष होता है तो सरकार में जो पार्टियां होती हैं उनको भी डर होता है, उनके लिए एक जवाबदेही होती है। यानी कि वही प्रेशर से वो देश हित के काम करते हैं और उनका जो देश है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब अमेरिका का उदाहरण आप ले लीजिए, यहाँ का तो सिस्टम ही अलग है। यानी ये वर्ल्ड की सुपर जो पावर है वो ऐसे ही वो नहीं बनी है। यानी वहाँ तो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में रहती है तो उनकी जो आर्थिक या जो विदेश नीति है उसमें कोई ये ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। उनमें अमेरिकन फर्स्ट होते हैं, यानी कि अमेरिका का हित सबसे ऊपर होता है। कोई भी देश के साथ उनका कोई भी संबंध हो तो उस संबंध में वो अपने जो देश का हित सबसे ऊपर रखते हैं। यही है। अब चाइना को ले लीजिए, हमारे जो पड़ोस में ही चीन है, वहाँ तो केवल एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी की सत्ता है। इतनी यानी कि ये वर्ल्ड में सबसे अधिक वहाँ की जनसंख्या होते हुए भी और चीन इतनी बड़ी जो शक्ति बना हुआ है कि अमेरिका को एक तरह से वो टक्कर दे रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था लगभग एक जैसी थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चेंज आया है चाइना में कि वो इस समय पे वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है और भारत आज उससे बहुत पीछे है। यही सच है। ऐसा हुआ कैसे? इतना तो आप मानेंगे कि कभी ना कभी ये सभी देश उसी स्थिति में थे जहां आज हम हैं, लेकिन वो इस स्थिति से बाहर आए, आज वो जो है महाशक्ति बने हुए हैं। कुछ तो कारण है। ये देश इतने अमीर क्यों है, यानी ये देश महाशक्ति क्यों माने जाते हैं, इसका एक कारण जो है मेरी समझ में आता है कि इनमें कहीं ना कहीं ये भावना रहती है, एक व्यक्ति नहीं, हम एक देश हैं, यानी हम अखंड है। हमारे देश में आप भी जानते हैं 1000 जातियां हैं, तो अलग अलग जाति के 1000 हमारे जो संगठन बने हुए हैं। जाति के नाम पर यानी धर्म के आधार पर सैकड़ों क्षेत्रीय यानी राजनीतिक पार्टियां हैं। हर दल के नेताओं का काम है आपकी यानी उन जातियों के लोगों को ये बड़े बड़े जो सपने दिखाओ और ऊपर से यानी कि अपने जो साथ में भीड़ इकट्ठी करो और ऊपर से मलाई खाओ। यानी आप इस चीज़ को मानते होंगे, सहमत होंगे आप कि जिसके पीछे जो है जितनी भीड़ होगी वो उतना ही बड़ा नेता। हमारे बारे में सोचने का इनके पास फुर्सत नहीं है, तो ये देश के बारे में क्या सोचेंगे? इनको तो बहू के लिए इलेक्शन में टिकट चाहिए, इनको बेटे को मंत्री पद चाहिए, और आप लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी ये झोपड़ी को महल बनाएंगे, ये आपके लिए बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की ये जो सुविधाएं जो जुटाएंगे। अपनी समस्याएं
हमें खुद ही हल करनी है। अब मान लिया अभी ये वर्तमान में जो सरकार है, ठीक है, 2 साल से हमारा जो देश या प्रदेश या ये सारी की सारी जो दुनिया है, ये एक जो है महामारी से जूझ रही है। हम लोगों के जो काम है, जो इनकम है, वो कम हो गई है। यानी कुछ लोग तो इस तरह से बेरोजगार हो गए हैं कि कहना ही मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सरकार ने एक छोटी सी जो मदद दी है कि फ्री राशन, 1 महीने में 2 बार राशन देंगे, साथ में नमक भी देंगे और चने देंगे, और जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो है सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने समझा कि देश के आम आदमी को इस स्थिति में ये सहायता अगर दी जाए तो उनके लिए कुछ हेल्प हो सकती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारी जो समस्याएं हैं वो हर इंसान को खुद ही हल करनी होती है। मैं ये मानता हूं कि सरकार का जो कर्तव्य है वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, देश की सेना को मजबूत करना है, और सबसे मेन चीज होती है विदेशों में कोई भी देश का जो प्रतिनिधित्व है वो इस तरह से करना है कि सभी को ये महसूस हो कि हाँ, ये भारत देश है। जय हिंद, जय भारत।